आज कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। जी हां, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया और घोषणा पत्र के कवर पेज पर लिखा गया है, हम निभाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ में 5 उंगलियां हैं, इसी तरह हमारे घोषणा पत्र में 5 बड़ी बातों का जिक्र है। किसान और रोजगार इस देश में सबसे बड़े मुद्दे हैं। कांग्रेस ने आम चुनाव 2019 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस ने हम निभाएंगे के वादे के साथ न्यूनतम आय योजना, रोजगार सृजन और किसानों के लिए अलग बजट समेत 5 बड़े ऐलान किए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मैनिफेस्टो जारी करते हुए सत्ता में आने पर 20% गरीबों के लिए न्यूनतम आय योजना शुरू करने का वादा किया। कांग्रेस ने इस स्कीम के लिए गरीबी परवार हर साल 72,000 का नारा दिया है। गरीबी परवार 72,000 और ये कांग्रेस पार्टी की पहली गारंटी है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को हर महीने उनके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार डायरेक्ट पैसा डालेगी। 1 साल में 72,000, 5 साल में 3,60,000। कांग्रेस ने मार्च 2020 तक 22 लाख सरकारी नौकरियों के खाली पदों को भरने का भी वादा किया है। 10 लाख लोगों को ग्राम पंचायतों में रोजगार देने का भी वादा किया गया है। 3 साल तक युवाओं को कारोबार करने के लिए किसी से भी अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही मनरेगा में काम के दिनों को 100 से बढ़ाकर 150 करने का ऐलान भी घोषणा पत्र में किया गया है। 22 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं, उनको कांग्रेस पार्टी मार्च 2020 तक भर के दे देगी। 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है। उन 10 लाख युवाओं को कांग्रेस पार्टी ग्राम पंचायतों में रोजगार दे देगी। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में किसानों के लिए अलग से बजट जारी करने का भी ऐलान किया है। किसान कर्ज न चुका पाएं तो आपराधिक मामला नहीं होगा। किसानों का एक सेपरेट बजट होना चाहिए। हिंदुस्तान के किसान को मालूम होना चाहिए कि उसको कितना पैसा दिया जा रहा है, उसकी एमएसपी कितनी बढ़ाई जाएगी, सब उसके सामने होना चाहिए। जो हमारे किसान हैं, ईमानदार लोग, वो जब बैंक लोन लेते हैं, अगर वो पैसा वापस नहीं दे पाते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता है, क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। हमने निर्णय लिया है कि उसको अब हम क्रिमिनल ऑफेंस ना माने। घोषणा पत्र में कहा गया है कि जीडीपी का 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। यूनिवर्सिटीज, आईआईटी, आईआईएम समेत टॉप संस्थानों तक गरीबों की पहुंच को आसान करने का भी वादा किया गया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में गरीब से गरीब व्यक्ति को सबसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसकी भी व्यवस्था किए जाने का भरोसा दिलाया गया है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इधर बीजेपी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए वादों को देश के लिए खतरनाक बताया है। बीजेपी नेता अरुण जेटली ने कहा कि घोषणा पत्र के जरिए कांग्रेस राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करना चाहती है। घोषणा पत्र में जिन नियम और कानून की समीक्षा का वादा किया गया है, वो राष्ट्र की एकता के खिलाफ जाता है। नेहरू गांधी परिवार ने जम्मू कश्मीर को लेकर जो ऐतिहासिक भूल की थी, कांग्रेस उस एजेंडे को और खतरनाक तरीके से आगे बढ़ाने की तैयारी में है। सीआरपीसी को बदला जाएगा कि जमानत अब से नियम बन जाएगा और जमानत न देना केवल उसका अपवाद। यह प्रावधान डाला गया है इस देश के माओवादियों की और जिहादियों की रक्षा करने के लिए कि कुछ समय के पश्चात उनको जमानत मिल जाए। और वहां डिस्टर्ब एरिया होता है तो कोई किसी आर्म्ड फोर्सेस के, सेना के किसी अधिकारी के खिलाफ क्रिमिनल केस डालना चाहता है, वो अपनी जिम्मेवारी निभा रहा है, इसलिए तो उसको सरकार की सैंक्शन लेनी पड़ती है। तो जैसे ही ये आरोप लगेगा तो सब सेना के अधिकारियों के खिलाफ क्रिमिनल लॉ में मुकदमे चल रहे होंगे, कोई सैंक्शन की जरूरत नहीं।
अरुण जेटली ने कांग्रेस की न्यूनतम आय गारंटी योजना को एक धोखा करार दिया। उन्होंने कहा कि इसमें साफ नहीं किया गया है कि इसके लिए बजट कहां से आएगा, केंद्र राज्यों के साथ मिलकर जैसे लागू करेगा। अरुण जेटली ने जीएसटी में एक तरह के टैक्स लगाने के वादे को भी गलत कदम बताया। अब जिसको आप नॉन मेरिट बेस्ड कह दोगे कि फर्टिलाइजर नॉन मेरिट बेस्ड है, और क्योंकि स्टेटों को खींच लिया, कोई स्टेट कहती है कि मैं सघन स्कीम चलाती हूं, कोई कुछ और कहती है, वो सब नॉन मेरिट बेस्ड कर दोगे। फिर आप कहोगे कि देश में गरीबों की संख्या हर साल कम हो रही है, तो जो बीपीएल से ऊपर है वो हर साल हम काटते जाएंगे, वो नॉन मेरिट बेस्ड हो गया। अर्थव्यवस्था एक्सपैंड करेगी, उसी में से फंड कर देंगे। और आज कह दिया इसका काफी खर्चा हम राज्यों से ले लेंगे। लेकिन इस तरह के सुझाव केवल तभी दिए जाते हैं जब उनको यकीनन ये मानना है कि कभी उनको लागू करने का अवसर नहीं मिलने वाला। इन सब के बीच चौथे चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के जमुई और गया में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने जमुई लोकसभा क्षेत्र से लोजपा प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे और सांसद चिराग पासवान के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हर चुनाव में विरोधी आरक्षण का विषय लेकर आते हैं और लोगों को डराने की कोशिश करते हैं। मैं बिहार के लोगों को कहना चाहता हूं कि विरोधियों द्वारा फैलाए जाने वाले अफवाह का मुंहतोड़ जवाब दें। साथ ही कहा कि हमने किसी का अधिकार छीने बिना सवर्णों को 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया है। जमुई के बाद प्रधानमंत्री गया पहुंचे और वहां पर भी उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। पुलवामा हमले के बाद देश के वीर सपूतों ने किस तरह अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। भारत के इतिहास में पहली बार आतंकियों के घर में घुसकर उनको सबक सिखाने का काम हमारे जवानों ने किया। आज पूरी दुनिया आतंक पर हमारे प्रहार की चर्चा कर रही है, लेकिन महामिलावटी कहते हैं मोदी सबूत दो, सबूत दो। और आइए रुक कर लेते हैं बिहार का। पटना में मौजूद है मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन, उनसे ज़्यादा जानकारी लेते हैं। अखिलेश, आज पीएम की जनसभा के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। कई अहम बातें उन्होंने कही है, खास तौर पर विरोधियों को किन बातों पर उन्होंने आड़े हाथों लिया? देखिए, सबसे पहली बात तो उनका यह कहना था कि पिछले 70 साल में जो देश में गड़बड़ियां हुई हैं, वो गड़बड़ियां सिर्फ 5 साल में पूरी नहीं हो सकती, उसे दुरुस्त नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने समय मांगा देश की जनता से कि हमें और समय दिया जाए ताकि हम उन गड़बड़ियों को दूर कर सके ठीक तरीके से और उससे आगे बढ़ा सके। तो एक तर्कसंगत बात उन्होंने कही कि जो इतिहास में गलतियां हुई हैं, भूलें हुई हैं, उन्हें हम सुधारने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और आगे अगर मौका मिला तो हम उसे और ठीक पटरी पर लाएंगे। दूसरी जो अहम बात उन्होंने यह कही, देखिए कि जो उमर अब्दुल्ला ने एक बयान दिया, उमर अब्दुल्ला का यह बयान था कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में भी एक प्रधानमंत्री होना चाहिए जो 53 के करीब तक थी जो प्रावधान थे, उन प्रावधानों को फिर से लागू करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने इस बात पर काफी रोष दिखाया। उन्होंने कहा कि जो चीजें इतिहास से बाहर निकल कर आ गई हैं, जो चीजें वर्तमान में एक सही दिशा में जा रही हैं, उसे फिर से उभारने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने जनता से सवाल भी पूछा कि वे देश में एक प्रधानमंत्री चाहते हैं या 2 प्रधानमंत्री। तीसरी जो अहम बात उन्होंने यह कही कि जिस तरीके से जो आतंकवाद की समस्याएं बढ़ रही थी पूरे देश में, आतंकवाद के अलावा नक्सलवाद पर भी उन्होंने निशाना साधा और उन्होंने कहा कि देखिए, नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है पिछले 5 सालों में और आतंकवादियों को एलिमिनेट भी किया गया है, उनसे कड़ा मुकाबला भी किया गया है। तो एक बार उन्होंने फिर से आतंकवाद के मामले पे जनता का समर्थन मांगा कि अगर देश को इस रास्ते पर चलना है कि आतंकवादियों को सफाया करना है तो बीजेपी इसके लिए और बीजेपी एनडीए अलायंस इसके लिए काफी अहम है। चौथी जो बात उन्होंने कही, अंबेडकर के बारे में कहा कि अंबेडकर का जितना सम्मान
बीजेपी ने दिया उतना सम्मान कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। कांग्रेस ने अंबेडकर को हमेशा तिरस्कृत करके रखा। तो ये एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। गया, जहाँ की आप जानते हैं कि गया एक ऐसी जगह है जहाँ कई मामलों में जो माओवादी भी उधर सक्रिय हैं, नक्सलवादी भी सक्रिय हैं, तो वैसी जगह में जाके उन्होंने यह संदेश देने का प्रयास किया ताकि जो हरिजन वहाँ के हैं, जो दलित समुदाय है, दलित समुदाय के लोगों को यह भरोसा हो कि बीजेपी, उनके नेता जो अंबेडकर हैं, मान्य हैं, उन्हें सम्मान दे रही है। और इसके अलावा देखिए अभिलाषा, जो सबसे अहम बात है कि आज की सभा जो उन्होंने की, आज की सभा में उन्होंने यह संदेश दिया कि वे अपने जो अलायंस पार्टनर हैं, अलायंस पार्टनर के लिए भी उतने ही संवेदनशील है जितने अपने पार्टनर के लिए। आज के जिस इलाके में वो गए थे, वो इलाका दरअसल अलायंस पार्टनर का ही था। एक कहें कि गया से नजदीक औरंगाबाद एक जगह है जहां बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन उसके अलावा जो सारे आसपास के इलाके, चाहे वो गया हो, जहानाबाद हो, नवादा हो या जमुई हो, ये सारे, नालंदा भी कहिए, ये सारे इलाके अलायंस पार्टनर के पास हैं। और अलायंस पार्टनर के इलाके में जाके उन्होंने जब प्रचार किया, इसका मतलब यह था कि जो जनता जो है जेडीयू से अगर थोड़ी खफा भी हो तो यह संदेश जाए कि बीजेपी जेडीयू के साथ है। और इस मामले में उन्होंने जेडीयू की जो कमी है, जेडीयू की कमी को दूर करने का प्रयास किया है। और यहाँ जो मैंने पटना में लोगों से बात कर रहा था, वो उनसे लगा कि जेडीयू के लिए एक नई जान की तरह आई है, क्योंकि जेडीयू जी बिल्कुल। और अखिलेश, जैसा कि आप लोगों के बीच जा रहे हैं, तो एक अहम सवाल आपसे कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर भी पूछना चाहूंगी कि जो कुछ वादे किए गए हैं, आज जिस तरह से गरीबों के लिए सालाना 72,000 का वादा, न्याय योजना को लेकर, किस तरह की प्रतिक्रिया वहां आम जनता से मिल रही है कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर? देखिए, बहुत ही मिश्रित प्रतिक्रिया है। और आप जैसा कि जानती हैं कि बिहार एक बहुत ही संवेदनशील राज्य है, बहुत ही जागरूक राज्य है। और इस राज्य में लोग सिर्फ वादों पर और चुनाव के घोषणा पत्र में क्या लिखा गया इस पर नहीं जाते हैं, लोग इतिहास भी याद करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें पूरी तरह विभाजित है। कुछ जनता के कुछ तबके ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि अभी जो कांग्रेस सरकार ये वादा कर रही है, कांग्रेस सरकार अगर वादा पूरा करके दिखाएगी तो निश्चित तौर पे अच्छी बात हो सकती है। हालांकि इसे कमिटमेंट नहीं मानना चाहिए कि वो कांग्रेस या महागठबंधन को वोट देंगे, लेकिन कुछ लोगों को अच्छा भी लग रहा है कि ये है जो रोजगार के बारे में जो राहुल गांधी ने वादे किए हैं, उसमें भी कुछ लोगों को आकर्षित किया है। लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो यह भी कह रहा है कि इस तरह के वादे जो पिछले 70 साल में उन्होंने नहीं निभाए जब कांग्रेस की सरकार थी, और आज ये नया वादा लेकर आ रहे हैं, तो ये इस बात पर भी विचार करना होगा। तो इस मामले में कहें कि जनता की एक घोषणा पत्र से कोई खास बात नहीं होती। दरअसल सवाल होता है कि जनता हर तरह से परखती है, और जिस तरह के परखने की प्रक्रिया लगातार बिहार में चलती है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ की परखेगी इसको बिहार की जनता। जब चुनाव का वक्त आएगा तब फैसला सुनाएगी। अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से हमसे बात करने के लिए, प्रधानमंत्री की रैली से जुड़ी अहम जानकारी देने के लिए। और इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के भवानीपटना में भी जनसभा को संबोधित किया। कालाहांडी जिले के भवानीपटना में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्य की बीजू जनता दल सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि ओडिशा में बीजेपी सरकार बनने के बाद राज्य में गरीबों की स्थिति में सुधार करके रहेंगे। जो काम 70 साल में नहीं हुए वो 5 साल में ही किए जाएंगे। इस मौके पर कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस जैसे दलों ने गरीब को गरीब रखने की साजिश रची है। हर चुनाव में गरीब उम्मीदों के साथ इनके साथ जुड़ा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद इन दलों ने गरीबों के साथ धोखा किया है। ओडिशा में लोकसभा की 4 सीटों के लिए 11 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। इस बार ओडिशा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज तमिलनाडु में कई जगहों पर रैली को संबोधित किया और तुतिकोरिन में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि डीएमके में भ्रष्टाचारियों की भरमार है। इसके अलावा अमित शाह ने शिवगंगा और कोयम्बटूर में भी रैली को संबोधित किया। डीएमके ने कनी मोदी जी को प्रत्याशी बनाया है। डीएमके के पास श्रीमान राजा, श्रीमती कनी मोदी, कार्ति चिदम्बरम, सारे कैंडिडेट एक से एक भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हुए भ्रष्टाचार। 12 लाख करोड़ रुपए के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाली यूपीए को कोई अधिकार नहीं है देश पर शासन करने का।
उधर बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने आज ओडिशा के भुवनेश्वर में एक जनसभा को संबोधित किया। मायावती ने कहा कि दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों का विकास आज तक नहीं हो पाया है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि दोनों दलितों और पिछड़ों के प्रति एक जैसी ही सोच रखते हैं। केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार ने भी पूर्व की कांग्रेसी सरकार की तरह ही देश के खासकर यहाँ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी कोई खास विकास व उत्थान आदि होने वाला नहीं है। बशर्ते जब तक यहाँ इनकी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी इन वर्गों के प्रति अभी भी चली आ रही इनकी जातिवादी, हीन, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच पूरे तौर से बदल नहीं जाती है। बात करते हैं उत्तराखंड की। हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र एक हाई प्रोफाइल सीट है। यहां से बीजेपी ने एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री और यहां से सांसद रहे रमेश पोखरियाल निशंक पर दांव लगाया है और वहीं कांग्रेस ने इस बार यहां से वरिष्ठ कांग्रेस नेता और स्थानीय उम्मीदवार अम्बरीश कुमार को उतारा है। यहां इस बार गंगा की सफाई, गन्ना किसानों का भुगतान, श्रद्धालुओं के लिए बुनियादी सुविधाएं, रोजगार जैसे बड़े मुद्दे हैं। हरिद्वार यानी भगवान के घर का द्वार, धार्मिक आस्था से जुड़ा शहर है। इस लोकसभा सीट का उत्तराखंड की राजनीति में अपना खासा दबदबा रहता है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और इस सीट से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक एक बार फिर मैदान में हैं। बीजेपी का कहना है कि केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार के विकास कार्यों के दम पर पार्टी फिर जीत दर्ज करेगी। मुझे पूरा विश्वास है, जिस प्रकार हमारे त्रिवेंद्र रावत जी की ईमानदार सरकार ने प्रदेश के अंदर काम किया है, आप ताजुब करेंगे। हमने केवल पीडब्ल्यूडी में रीएस्टिमेट कराकर 150 करोड़ रुपए की बचत की है। हमने पलायन आयोग बनाया पहली बार, उसने स्टडी की और उस स्टडी पर हम रिसर्च कर रहे हैं, पूरी तरह उस पर अध्ययन कर रहे हैं कि कैसे पलायन को रोका जा सकता है। हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र का विस्तार देहरादून और हरिद्वार जिले में है। हरिद्वार लोकसभा सीट में कुल 14 विधानसभाएं हैं। अभी 14 विधानसभा सीटों में से 11 पर बीजेपी का कब्जा है। इसमें राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की विधानसभा सीटें शामिल हैं। ऐसे में इन सभी की भी प्रतिष्ठा इस सीट से जुड़ी हुई है। उधर कांग्रेस का दावा है कि राष्ट्रीय मुद्दे यहां उसे जीत दिलाएंगे। संविधान को तोड़ने की बात है, इसका मुद्दा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म की जा रही है, इसका मुद्दा है। हमारे व्यापारियों का मुद्दा है, जीएसटी के नाम पर जिस प्रकार उनका उत्पीड़न हुआ, और इस क्षेत्र के सम्मान और स्वाभिमान का मुद्दा है। गंगा की सफाई, गन्ना किसानों के भुगतान, श्रद्धालुओं के लिए बुनियादी सुविधाएं, रोजगार अहम मुद्दे हैं। वहीं जातीय समीकरण भी बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। यहाँ पर जो समस्याएं हैं, यात्रियों की जो सुविधाएं हैं, जो प्राथमिक सुविधाएं होनी चाहिए, वो यहाँ पर नहीं है। ट्रैवल एजेंट्स हैं, अब उनकी समस्या रहती है कि यहाँ जो ट्रैवल यात्रा की शुरुआत होती है, 4 धाम यात्रा की, तो वो शुरुआत होती है ऋषिकेश से। और एक और जो बात नमामि गंगे योजना चली सरकार की, तो उसके बाद लोगों का ध्यान गंगा की तरफ गया है। जो हरिद्वार जिला है उसमें एक तो समस्या है गन्ना की। गन्ना यहाँ पर अच्छी मात्रा में पैदा होता है, लेकिन उनका किसानों का पूरा जो भुगतान होना चाहिए उनको समस्या है, और इस नाते उनका कहीं ना कहीं विरोध रहता है। लेकिन कैडर वोट अगर बसपा का चला जाता है और अल्पसंख्यक वोट उधर चला जाता है और सैनी वोट प्रतिबद्ध होकर अगर उधर चले जाते हैं, तो निश्चित रूप से बसपा बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। 2014 में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को बीजेपी ने मैदान में उतारा था। उन्होंने कांग्रेस नेता हरीश रावत की पत्नी रेणुका रावत को शिकस्त दी थी। कांग्रेस ने इस बार स्थानीय उम्मीदवार को उतारकर बड़ा दांव खेला है। वहीं रमेश पोखरियाल निशंक पर 2014 वाला परिणाम दोहराने की चुनौती होगी। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। लोकसभा 2019 चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग ने रेलवे की मदद से अभियान शुरू किया है। लंबी दूरी की 4 ट्रेनों में मतदाताओं के लिए खास संदेश लिखे गए हैं। चुनाव आयोग ट्रेन में सफर करने वालों को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए पहली बार विशेष अभियान शुरू कर रहा है।
इसमें देश के चारों दिशाओं की 4 लंबी दूरी वाली ट्रेनें केरल एक्सप्रेस, हिमसागर एक्सप्रेस, हावड़ा एक्सप्रेस, गुवाहाटी एक्सप्रेस पर विनाइल रैपिंग की गई है, जिसमें आमिर खान, मैरी कॉम, राहुल द्रविड़ जैसी हस्तियों की तस्वीरों के साथ साथ तरह तरह के संदेश लिखे हैं। Basically, the messages are in the nature of educating the voters about the facilities which are available and the services which are provided by the Election Commission of India and the election machinery of the states. केरल एक्सप्रेस 8 राज्यों से होकर 3000 से ज्यादा किलोमीटर का रास्ता 51 घंटे 10 मिनट में तय करती है। इसी तरह हावड़ा एक्सप्रेस भी रोज चलने वाली ट्रेन है, जो 6 राज्यों से होकर 2000 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी 37 घंटे 35 मिनट में तय करती है। ये रेलगाड़ियां अहमदाबाद, रायपुर, हावड़ा समेत कई राज्यों की राजधानी से होकर गुजरती हैं। The messages are that you can call voter helpline for any information at 1950 about the mobile app, voter helpline mobile app. Also about verification that you must verify your name even if you have the voter ID card. यात्री निर्वाचन आयोग के इस अभियान की तारीफ कर रहे हैं। निश्चित रूप से बड़े ही गर्व का विषय था और निर्वाचन आयोग और भारतीय रेल जो है, और रेल वैसे भी लाइफलाइन ऑफ द नेशन है, तो भारतीय रेल जहाँ जहाँ से वो ट्रेन गुजरी है, किसी का सफ़र 70 घंटे का है, किसी का 51 घंटे का है, बड़ी अच्छी भावना आती है, बड़ा सुखद होता है कि आप जिस ट्रेन से जा रहे हैं वो ट्रेन स्पेशल ट्रेन है। भारतीय रेलवे के पास दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। इसमें रोजाना करीब 2.5 करोड़ लोग यात्रा करते हैं। चुनाव आयोग के इस प्रयास का मकसद है शहरों के साथ साथ गांव से गुजरती हुई ट्रेन मतदाताओं को जागरूकता का संदेश पहुंचाए। लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर देश भर में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है और निर्वाचन आयोग मतदाताओं को जागरूक करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है, चाहे वो टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया या ट्रेन ही क्यों ना हो। अब देखना ये है कि क्या ये कोशिश मतदाताओं को जागरूक करने में कामयाब रहती है या नहीं। कैमरा पर्सन जितेंद्र नेगी के साथ मैं लीना शर्मा, राज्यसभा टीवी, दिल्ली।